मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में विद्यार्थियों, मैं बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था के मूल आधार या राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें जो आपको राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है और राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषता है, आज का व्याख्यान मेरा इन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। जैसा कि राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य, राजनीतिक व्यवस्था से पहले हम व्यवस्था किसे कहते हैं, व्यवस्था शब्द का क्या तात्पर्य है, इस पर मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो व्यवस्था का मतलब है अंतःक्रियाओं के वह समूह जिसकी सीमाएं हम क्या कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। यानी कि शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। अर्थात व्यवस्था में 3 गुण माने जाते हैं। व्यापकता, व्यवस्था का पहला गुण है व्यापक, अर्थात व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल किया जाता है जो विधि पर आधारित है, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, वरन समस्त संचालकों को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म और परिवार आदि। दूसरा अन्योन्याश्रय, यानी कि अन्योन्याश्रय का अर्थ है कि जब व्यवस्था के एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी अपना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारा शरीर क्या है, एक व्यवस्था है। जब शरीर के किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव हमारे सारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। व्यवस्था की तीसरी विशेषता है सीमाएं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अंत होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारंभ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। तो स्पष्ट है कि उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था होती है। राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वरन रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। और व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप, यानी कि कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत हम शक्ति, नियम और सत्ता के तत्वों को पाते हैं। तो अब राजनीतिक व्यवस्था की क्या परिभाषा है, तो रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का में चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता का महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होता है। इसी तरह डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक माने डेविड ईस्टन ने। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। और तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाहरी रूप से लागू होता है। इसी तरह आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंग परस्पर निर्भर है। इसे स्पष्ट करते हुए आमंड और पावेल ने कहा कि परस्पर निर्भरता से हमारा आशय है कि व्यवस्था के किसी एक अंग या गुणों में परिवर्तन होने पर उससे सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है तथा जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में जुड़ी होती है। अब राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं या क्या लक्षण हैं? पहला है कि राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं मानी गई है। पहला, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी जगह विद्यमान है। दूसरा, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। तीसरा, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। और चौथा है राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता, यानी कि राजनीतिक संरचना बहुत सारे कार्य करती है। और पांचवा है राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। अतः राजनीतिक व्यवस्था में जो विशेषता पाई जाती है वो इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक संरचनाओं की समानता, यानी कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है और इन संरचनाओं की हम परस्पर तुलना कर सकते हैं और इन संरचनाओं का में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। दूसरा, कार्यों की सर्वव्यापकता, यानी कि
संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते। इसलिए हित समूहों के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा हमारे लिए ये जानना अधिक उपयुक्त है कि हम हितों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं और कौन सा संगठन कौन से कार्यों में भाग लेते हैं और किस प्रकार से हितों को स्पष्ट करते हैं। तीसरा, राजनीतिक संरचना की विविधता, यानी कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। लेकिन वास्तविकता है कि तीनों विभाग एक दूसरे के कार्यों को भी करते हैं। जैसे विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है और नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती है बल्कि ये समाज और विधि निर्माण का भी एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई है। चौथा, राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप, यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं हैं और राजनीतिक व्यवस्था परंपरा आधुनिक दोनों प्रकार की विचारधारा और संस्थाओं का रूप होती है। पांचवा, राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व, यानी कि प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा तात्पर्य उन साधनों से जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, सूचनाएं, बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। और वैधता का अर्जन, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के जो नेता होते हैं ये कोशिश करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन जनता न केवल दंड, हिंसा आदि की भावना से करे बल्कि इस भावना से भी करे तो नैतिक रूप से सही है और उनका पालन करना उचित। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के नेता अपने कार्यों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था के क्या क्या कार्य हैं? राजनीतिक व्यवस्था के तो कार्य हैं कि चयन और संयुक्तिकरण का कार्य, अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष और विभेद उत्पन्न होना कैसा है, स्वाभाविक है। यदि राजनीतिक व्यवस्था को समाज में उत्पन्न होने वाले इन संघर्षों और विभेदों को ऐसी सीमा में रखना पड़ता है जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बने। यदि राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष विभेद इतने अधिक बढ़ जाएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसे राजनीतिक व्यवस्था उन मांगों पर ध्यान केंद्रित करती है जो मांगे राजनीतिक समुदाय द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सामने समाधान के लिए प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में इस प्रकार की मांगें असंख्य होती है और कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इनमें से केवल कुछ ही मांगों को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था को इन मांगों को लेकर दो कार्य करना पड़ता है। पहला कार्य है मांगों का राजनीतिक व्यवस्था चयन करती है और दूसरा कार्य है कि इस प्रकार चुनी या छाटी गई मांगों को संयुक्त करने का कार्य करती है। इसके साथ ही वो मांगों को कौन सी मांगे प्राथमिक है, कौन सी मांगे द्वितीयक है, इसके आधार पर मांगों का क्या करती है, प्राथमिकताओं का निर्धारण भी करती है। दूसरा है रूपांतरण या निर्गत कार्य, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था मांगों पर क्या करती है, विचार करती है और फिर उन्हें निर्णयों में परिवर्तित करती है। ये कार्य 3 चरणों में करती है। पहला नियमों का निर्माण करती है, दूसरा नियमों को क्रियान्वित करती है और तीसरा नियम अधिनिर्णय। तीसरा है व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में जब मांगें पूरी नहीं होती है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के अवसर बढ़ जाते हैं और कई राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है और जब यह दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो व्यवस्था का अस्तित्व बनाए रखना कठिन हो जाता है। अतः डेविड ईस्टन और आमंड दोनों ने ये माना कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबावों को कम करने का एकमात्र यही उपाय है कि मांगों को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, है ना। मांगों को नियंत्रित करने का कार्य जिन साधनों के आधार पर या माध्यमों से किया था वो है राजनीतिक दलों और हित समूह के आधार पर, दूसरा संचार माध्यमों के आधार पर, प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन कुछ मांगों का अनुचित और कुछ मांगों को तत्काल स्वीकार करने में कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं, और तीसरा विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासकीय संगठनों द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मांगों को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, व्यवस्था अनुकूलन का कार्य, अर्थात नागरिकों और विविध समूह में व्यवस्था के अनुकूल विचारों और भावों को जन्म देना। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में रूपांतरण प्रक्रिया में शिथिलता आ सकती है, जिससे समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो सकती है। और व्यवस्था अनुकूलन का ये कार्य राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं ये सब कार्य संपादित करती है। यद्यपि इन कार्यों में मात्रात्मक अंतर भी पाए जाते हैं, ये सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य मूल्य, आदर्शों
और मानदंडों से सापेक्ष रहते हैं। जैसे एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी राज्य व्यवस्था यही चारों कार्य करती। कौन कौन से? चयन और मांगों के चयन और सशक्तिकरण का कार्य, मांगों के रूपांतर निर्गत का कार्य, व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य और चौथा व्यवस्था अनुकूलन का कार्य। चाहे वो स्वेच्छाचारी व्यवस्था कोई भी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं में चारों कार्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन मूल्यों और आदर्शों के अलग होने के कारण इनके निष्पादन शैलियों मात्रा में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्नता पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था के लक्षण क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन से कार्य करती है। अब अगले व्याख्यान में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का कौन से रूप का प्रतिपादन किया, ये डेविड ईस्टन का मॉडल क्या है पॉलिटिकल सिस्टम का, इसके बारे में आपको अगले व्याख्यान में अपना व्याख्यान राजनीतिक व्यवस्था के डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख मैं अगले व्याख्यान में करूँगी। और विद्यार्थियों, ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर हमेशा आता है कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, उसकी व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।